गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने जो पिछले वीडियो में करवाया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करवाया था। आज का हमारा जो वीडियो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। यानी कि एक सिस्टम के अंदर अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। एडिटिव प्रॉपर्टी को जो है ये सिंपल एज एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करेगी, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, यानी कि एक सिस्टम के अंदर कई चार्ज जो है वो ले रखे हमने। तो इसमें क्या करना है, मान लिया ये ओरिजिन है और यहाँ पे एन चार्जेस है, Q1 Q2 Q3। ये मान लिया Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम Qn चार्ज। Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया R1 है, R1। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, Q3 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 है, और Qn चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो Rn है। यानी कि n चार्जेज हैं। इसमें क्या लिखना है, लेट ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, लेट ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस चार्जेस की वैल्यू रखेंगे Q1 इंटू Q2 Q3 अप टू Qn विथ पोजीशन वेक्टर, विथ ए पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 अप टू Rn फ्रॉम origin, and U1 into U2 U3 up to Un be the potential energy of the charges, be the electric potential energy, electric potential energy of charges। तो ये U1 U2 U3 एनर्जी ले ली हमने। अब जो U1 है वो Q1 की है, U2 Q2 की है, U3 Q3 की है। तो इसका मतलब ये हो जाएगी चार्जेस रेस्पेक्टिवली, यानी कि इनकी ये एनर्जी हो जाएगी रेस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने Q1 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, Q2 की, Q3 की, Q4 की, और फिर ऐसे ऐड करके सारे सिस्टम की आ जाएगी हमारे पास। तो इसके लिए हमने पहले U1 निकालना पड़ेगा। तो U1 जो एनर्जी है ना उसकी वैल्यू है 0। एज U1 इज इक्वल टू 0। उसका कारण है बिकॉज देयर इज नो चार्ज present
इनिशियली बिफोर Q1 से पहले कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था इन सिस्टम के अंदर, यानी कि ये जो सिस्टम लिया है उसमें सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को लेके आए थे। अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू डिस्प्लेस ए चार्ज फ्रॉम infinity to required point in the given electric field of a charge according to definition of the electric potential energy of a charge। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की जो है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था ये कि हम किसी चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले Q1 को हमने यहाँ पे जो है प्लेस किया था, यानी कि यहाँ इजेक्ट किया है Q1 को। तो Q1 जो है हमारे पास अकेला चार्ज था, उससे पहले कोई भी चार्ज नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड आया है। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक भी वर्क नहीं करना पड़ेगा कोई भी, तो इसलिए U1 की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन जो Q2 है, Q2 को जब यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे R2 की पोजीशन इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो Q2 जो है वो Q1 के फील्ड में आएगा। सिमिलरली जब Q2 को ले Q3 को लेके आएंगे तो Q3 जो है वो Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। इसका मतलब अब हमें Q2, Q3, Q1 इनके आपस में पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलिए लिखेंगे इफ R12 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए Q2 फ्रॉम Q1। Q2 से Q1 का पोजीशन वेक्टर R12 है, ये हो गया हमारे पास R12। R13 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q3 फ्रॉम Q1। R23 पोजीशन वेक्टर ऑफ ए Q3 फ्रॉम Q2। सिमिलरली Q4 को किसके फील्ड में लेके आएंगे? Q4 जब चार्ज आएगा तो 3 चार्जेस के फील्ड के अंदर आएगा, Q1, Q2, Q3, और उससे अगला उससे पहले वाले चार्जेस के में। तो जो Qn है वो किस में आएगा? वो आएगा Q1 के भी फील्ड में आएगा। Qn जो चार्ज है वो Q2 वाले के भी फील्ड में आएगा, Q3 के फील्ड में भी आएगा और Q1 के फील्ड में भी आएगा। यानी कि उससे पहले जितने भी चार्ज आ लिए सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ये आना है। R23, R13 और ये हमने R1n कर देंगे इसको, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1n, ये हो जाएगा R3n। इनिशियली सिर्फ U1 की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पहले प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन जो Q2 है, Q3 है, Q4, ये जो चार्जेस है इनको हम अपने इससे पहले वाले चार्जेस के फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो ये इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको लास्ट में डॉट करके हम लिख सकते हैं R1n पोजीशन वेक्टर ऑफ Qn फ्रॉम Q1। इसी तरह R2n, ये समझ में आ जाएगा फिर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Qn फ्रॉम Q2। अब U1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, बाकी जो एनर्जी बची हैं उनकी वैल्यू हमने पुट करनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है।
U2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 Q1 और Q2 की वजह से, तो U2 इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू U12, और ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि Q1 के फील्ड में Q2 को लेके आए थे, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पोजीशन वेक्टर जो है वो Q2 का Q1 से है R12। इक्वेशन नंबर 2 ये होगी थी 1। U3 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 किसके फील्ड में, Q1 और Q2 के फील्ड में, तो U3 की वैल्यू होगी यहाँ पे U13 प्लस U23, मतलब ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस में Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये U3 पोटेंशियल एनर्जी होगी। U4 उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर सिमिलरिटी में UN निकालेंगे। U4 हो जाएगा हमारे पास, अब जो चौथा जो चार्ज है वो पहले, दूसरे और तीसरे के फील्ड में आएगा, यानी कि U13 U14 U24 और U34। इसका मतलब U4 इज इक्वल टू Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली UN ये किसके बराबर होगा, अब जो NH चार्ज है वो 1 से लेके N-1 की फील्ड में आएगा, यानी कि U1N U2N U3N, और इस प्रकार ये जो सारा चार्ज है UN-1N, ये पोटेंशियल एनर्जीज होगी। मतलब Q1 QN 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1N प्लस Q2 QN 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2N, और इन एडिशन इन सभी को हम ऐड कर देंगे ऐसे Qn-1 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn-1n। इस प्रकार जो है ये लास्ट एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 5। इफ U इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन if U is the total energy of the system, U is equal to total electric potential energy of system, एनर्जी ऑफ सिस्टम, देन टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। और अब इसी क्वेश्चन 6 के अंदर हमने सिर्फ U1 U2 U3 इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा U1 की वैल्यू 0 है, U2 की वैल्यू थी U12, U3 की वैल्यू थी U13
प्लस U23। इसी तरह जो है लास्ट में UN की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास U1N प्लस U2N और प्लस करके UN-1N। ये जो है सारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इसके अंदर सिर्फ हमने एक्सप्रेशन रखनी है इन सभी एनर्जीज़ की। then total energy is U is equal to U1 की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो U क्या 1 क्या 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। U23 के अंदर दो टर्म्स है हमारे पास, एक तो है क्या 1 क्या 3 क्या 1 क्या 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस क्या 2 क्या 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। और सिमिलरली जो है ये UN की वैल्यू पुट करती जाएगी, जिसमें है क्या 1 क्या N 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1N प्लस में यहाँ आ जाएगा क्या N-1 क्या N-1 क्या N अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN-1N। ये एक्सप्रेशन आएगी, इसको सम में भी कर सकते हैं फिर, लेकिन उसके लिए अलग अलग टर्म बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए इतना हो जाएगा लास्ट रिजल्ट इसका। बहुत है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब पहला चार्ज आया था तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए पहली जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले चार्ज के लिए वो 0, क्योंकि हमने वर्क ही नहीं करना पड़ा इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। सेकंड जो चार्ज आया है वो पहले के फील्ड में आए हैं, थर्ड जो आया है वो पहले और दूसरे दोनों के फील्ड में आए हैं, फोर्थ जो आया है वो पहले दूसरे और तीसरे के फील्ड में आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्जेस ऐड होते चले जाएंगे उनसे पहले लास्ट वाले चार्ज को उससे प्रीवियस चार्जेस के फील्ड में लाने के लिए हमने वर्क करना पड़ेगा, और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो ऐड होती चली जाएगी। ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। अगला जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है, इक्वी मतलब बराबर, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जिन सरफेसेस पे यानी कि जिन रीजन्स में जिस एरिया में जिस सरफेस के ऊपर के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या surface is said to be equipotential if the potential at every point of which in an electric field is equal are equal. The surfaces are said to be equipotential surface if the potential at every point of a point of surface of a surface या surfaces is are equal potential
अलग अलग पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो सभी पॉइंट के ऊपर बराबर हो और इक्वल। अगर हमने किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस बना लिया, इमेजिनरी सरफेस, तो उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल निकालें और वो सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर बराबर आ जाता है तो उस सरफेस को कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि ये क्या चार्ज है, इससे आर की डिस्टेंस भी हमने चारों तरफ एक रीजन एक सरफेस अज्यूम कर लिया। ये रियल भी हो सकता है, जैसे कि सॉलिड कंडक्टर वगैरह सेल वगैरह आएंगे, उनमें आएंगे आर्टिकल आगे, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। कहीं पर इमेजिनरी भी होगा, कहीं पर रियल भी हो जाएगा। लेकिन जो भी सरफेस बनाया है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल निकालें हम कहीं पर भी, ए बी सी डी कितने ही सरफेसेस हों, इन सभी के ऊपर अगर पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाए, यानी कि ए पॉइंट था ये, क्या उसे ये सारे आर की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होता है, लेकिन ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो जो सिस्टम होगा या चार्ज होगा उससे लगभग इक्वी डिस्टेंस या सिमेट्री के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका मतलब ये है, जैसे ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वी ए, बी का मान लो पोटेंशियल है वी बी, और सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है वी सी, तो इन सभी पॉइंट्स का जो पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए, यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी, सभी पोटेंशियल्स की वैल्यू बराबर हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सरफेस है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इसकी जो सिमेट्री होती है वो डिपेंड करती है सिमेट्री ऑफ द चार्ज यानी डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे पॉइंट चार्ज है तो इसका मतलब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया था हमने स्फेरिकल बनेगा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी स्फेरिकल ही बनता है। चाहे वो कैसे बने, नज़दीक बनाएंगे ऐसे बन जाएगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, क्या हो तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स आउटवर्ड होगी, तो इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस नज़दीक बनाएंगे तो छोटा सा स्फीयर बन जाएगा, बड़ा बनाएंगे तो बड़ा स्फीयर बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्फेरिकल चार्ज है, ये इसके ऊपर चार्ज गिवन है स्फीयर के ऊपर, तो उसमें भी अब ये नॉन इंसुलेटिंग होगा, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होगा, नॉन इंसुलेशन यानी कि नॉन कंडक्टर। और अब जो है इसके चारों तरफ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकलेंगी तो इससे इसकी सिमेट्री स्फेरिकल थी तो स्फेरिकल हो जाएगा, इसमें भी स्फेरिकल होगा। कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के चारों तरफ जो चार्ज जो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो भी स्फेरिकल बन जाएगा, इस टाइप का सरफेस बन जाएगा। और अगर बनाते हम प्लेन है, कोई लाइन है, जैसे लीनियर चार्ज है, कोई वायर है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे स्मॉल वायर थी ये, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इसकी जो सिमेट्री होती है वायर की वो सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल होगी तो इसका मतलब उसके चारों तरफ भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। अब जो सरफेस होगा वो इसके चारों तरफ वो सिलेंड्रिकल हो, छोटे नज़दीक लेंगे तो थोड़े रेडियस का सिलेंडर हो जाएगा और दूर लेंगे तो बड़े रेडियस का सिलेंडर हो जाएगा ऐसे। अब इसका रेडियस है ना बड़ा हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री होंगे। अगर लेते हैं डाइपोल का कोई प्लेन शीट है, पहले प्लेन शीट जैसे कि ये प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स होंगी वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अगर थिन है तो, और थिक है तो बीच में भी कुछ होगा, लेकिन हम इसको थिन ही मान लेते हैं। इसकी सिमेट्री जो है उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी ऐसे, मतलब अब ये जो सिमेट्री है इसकी सीट जैसी बना देंगे हमें, तो ये सीट जैसा ही चार्ज हो जाएगा, थिन सीट जैसा, यानी कि अब ये जो सरफेस होगा ये स्क्वायर हो जाएगा उससे, सीट के ऊपर सीट 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 ऐसे सीट रखते जाए, नीचे भी उसकी सिमेट्री जो है वो सीट जैसी ही हो जाएगी।
तो ये स्फेरिकल सरफेस होंगे सीट जैसे ही होंगे, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है ना वैसा। अगर लेते हैं डाइपोल पे, जैसे ये नेगेटिव चार्ज किया हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहे तो ये सिंगल चार्ज है, ये सिस्टम है, लेकिन ये चार्जेज जो है वो सिंगल है, सिंगल चार्जेज है। तो सिंगल चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो डाइपोल के पोटेंशियल सरफेसेज होंगे ना वो ऐसे होंगे, या नज़दीक नज़दीक ऐसे कर देंगे, ये डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बन जाएंगे ऐसे। एक चार्ज का इधर हो गया, दूसरे चार्ज का इधर हो जाएगा ऐसे। सिंगल चार्ज का स्फेरिकल होता है। एक स्फीयर पूरा करके दिखा देते हैं, ये जैसे ये हो गया तो फिर दूसरा। इस टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनवाए जाते हैं डाइपोल के सिंगल चार्ज का स्फेरिकल, स्फेरिकल चार्ज का स्फेरिकल, और वायर की सिमेट्री है तो सिलेंड्रिकल, प्लेन है, सीट है कोई तो उसका होता है प्लेन सरफेस होता है, यानी कि प्लेन सिमिलरिटी होगी उसकी। जिस प्रकार जो वेंटिलेशन होते हैं घर के अंदर, उसमें से जब लाइट आती है और वो किसी दीवार के ऊपर गिरती है, तो अगर वो वेंटिलेशन जो है वो बिल्कुल स्क्वायर है या रेक्टेंगल टाइप में है, तो उसका जो फोकस होगा अगली दीवार के ऊपर वो एक रेक्टेंगल टाइप का ही दिखाई देता है हमें, तो वो समझो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नज़दीक दीवार होगी तो नज़दीक बढ़ जाता है वो सिमेट्री, दूर होती है तो दूर बढ़ जाती है। अगर वेंटिलेशन गोल है हमारे पास तो उसमें से जो लाइट आएगी और उसकी जो फोकस होती है सामने वाल के ऊपर दीवार पे, तो वो जो होती है वो फिर गोल ही होती है। इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री बताती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कैसा होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सभी सरफेसेज के ऊपर पोटेंशियल है बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल वी बिटवीन 2 पॉइंट्स, डेल वी की वैल्यू निकालना चाहें हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे 2 पॉइंट ए और बी ले लें तो डेल वी, इसका मतलब होगा वी ए माइनस वी बी, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल बराबर है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो v माइनस वी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किन्हीं दो सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है, क्योंकि सभी बराबर हैं सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0।